अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर महविश फातिमा और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ हम मैकेनिकल फिजिक्स का। मैकेनिकल फिजिक्स क्या चीज होती है? मैकेनिकल फिजिक्स मैकेनिकल फिजिक्स में हम वो चीजें स्टडी करते हैं जो इन मोशन होती है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसके ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, किस तरह वो एक्ट कर रही है, क्या उसका रिस्पॉन्स है, और फोर्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जिनकी वजह से उसके अंदर फोर्स जनरेट होगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ये जो इस तरह की चीजें होती हैं वो हम पढ़ते हैं फिजिक्स की एक ब्रांच में, उसका नाम होता है मैकेनिकल फिजिक्स। अब मैकेनिकल फिजिक्स में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती है? सॉरी, यहाँ पे ई आता है, मैंने ए लिख दिया। काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं बट किसी भी चीज से रेफरेंस फोर्स का लेते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ हम अगर किसी बॉडी को स्टडी कर रहे हैं तो उसकी मोशन को स्टडी करेंगे, उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है हम ये चीज स्टडी नहीं करेंगे। बेसिक जो हमारा इसके अंदर टारगेट होता है वो होता है मोशन विदाउट फोर्स। कि अगर एक बॉडी है, लेट्स सपोज एक गाड़ी है, एक गाड़ी मूव कर रही है, ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट होगी, हम उसके ऊपर कोई कुछ ना कुछ करेंगे तो वो चलना शुरू होगी, लेकिन हम सिर्फ उस टाइम पे उसकी मोशन को स्टडी करेंगे, उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, किस तरह एक्ट कर रही है, हम ये चीज काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करते। लेकिन डायनेमिक्स में हम सारी फोर्सेस को स्टडी करते हैं कि कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, स्टडी ऑफ फोर्सेस, कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, क्या किस तरह से एक्ट कर रही है, उसका क्या रिस्पॉन्स है, और बॉडी उसकी वजह से किस तरह एक्ट कर रही है, किस तरह बिहेव कर रही है, ये हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। अभी जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का, उसके अंदर काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया। मोशन ऑफ द बॉडी है लेकिन विदाउट फोर्सेस, सिर्फ हम मोशन को ही डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर पे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताती हूँ, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? एक बहुत जर्नल सी जो डेफिनेशन है वो ये है कि हमारे पास जो स्केलर्स वेक्टर्स, एक बहुत जर्नल सी जो डेफिनेशन है वो ये है कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, जो स्केलर्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड बताते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है हमें तो पता ही नहीं, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऐसी चीज होती है जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जैसे नंबर होता है। किसी चीज की लेंथ है, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, एक नंबर है और साथ में यूनिट बताया हुआ है। यूनिट ये चीज इंडिकेट करता है कि क्या चीज है। लेंथ है तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर में होगी, मिलीमीटर में होगी, इंचेस में होगी, फीट्स में होगी, इस तरह की चीजें होंगी। अगर टाइम है तो टाइम सेकेंड्स में होता है, ठीक है, 2 सेकेंड हो गए, 3 सेकेंड हो गए। तो वो जो नंबर है, जो टाइम का नंबर है, टाइम 2 सेकेंड या 5 मिनट, ये जो 2 है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइम एंड दिस इज ऑब्वियसली द यूनिट। ये 2 मैग्नीट्यूड है और स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की डिस्कस की जाती है। लेकिन वेक्टर्स में क्या होता है? वेक्टर्स में हम लोग दो चीजें स्टडी करते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड वन इज डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? वही नंबर, टाइम है तो 2 सेकेंड है। अब टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, पर हमें पता है हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब कौन सी चीज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर हम उस डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर दें तो वो क्या चीज बन जाती है? उस टाइम पे वो स्केलर नहीं रहता, वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास ले लें, अगर एक गाड़ी है वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब 2 जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड है, बट साथ में ये भी इंडिकेट किया हुआ है कि वो 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है।
तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो नॉर्थ क्या बता रहा है कि बॉडी जो है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। स्केलर और वेक्टर में ये फर्क है, किसी चीज में डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर क्वांटिटीज में आ जाता है, और अगर सिंपल स्केलर है तो उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड नंबर होगा। इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स कौन सी होंगी? सबसे पहली एग्जांपल तो मैंने बताया टाइम, फिर लेंथ, फिर डिस्टेंस, उसके बाद स्पीड, ये सारी टेम्परेचर, ये सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर हम डायरेक्शन नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होती है कि ये चीज इस टाइम पे टाइम 2 सेकंड है, ये लेंथ उसकी 3 मीटर 4 मीटर है, डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, स्पीड कितनी है, और टेम्परेचर कितना है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ये सारी वो क्वांटिटीज है जो स्केलर क्वांटिटीज है। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वेक्टर्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी आती है? वेक्टर्स की एग्जांपल में सबसे पहली तो वेलोसिटी, सेकंड इज एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वो क्वांटिटीज है जिनकी डायरेक्शन, इनके अंदर हम डायरेक्शन को स्टडी करते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी सिंपल नंबर्स हैं तो उनको हम सिंपल अर्थ जो हमारे पास मैथमेटिकल रूल्स होते हैं उनके थ्रू हम उनको एड अप कर सकते हैं, अर्थमेटिक रूल्स होते हैं उनके थ्रू हम उनको एड अप कर सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं उनके अंदर डायरेक्शन आ जाती है तो उनको हम लोग एड अप नहीं कर सकते, उनको ऐड करने का तरीका डिफरेंट होता है। और एक और चीज, जो स्केलर नंबर्स होते हैं या स्केलर और वो वेक्टर्स दोनों में ऐड नहीं होते, दे आर नॉट एडेबल। मतलब एक स्केलर क्वांटिटी को हम एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऐड नहीं करवा सकते, स्केलर्स जो है वो स्केलर्स में ऐड होते हैं और वेक्टर्स जो है वो वेक्टर्स में ऐड होते हैं। उसके अलावा इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड है। अगर आपको अगर इस बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह आता है, बोर्ड में ये क्वेश्चन इस तरह आता है, डिफरेंट शेड बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, और इसके अंदर अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपने मिनिमम भी 4 डिफरेंस लिखने या 2 डिफरेंस लिखने हैं या एग्जाम्पल आपने ज्यादा दे दिए। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर से आता है, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होता है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आता भी है कि स्केलर डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपको पहला डिफरेंस इनका पता होना चाहिए कि स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को स्टडी किया जाता है। स्केलर की डेफिनेशन ये है, ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच आर डिफाइंड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। और वेक्टर की क्या डेफिनेशन है? ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच आर डिफाइंड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन। फिर एग्जांपल्स आ जाएंगी, आपने इनकी एग्जांपल्स लिख देनी है। एग्जांपल अगर आपने एक्सप्लेन करनी है तो उसमें टाइम को एक्सप्लेन कर दे कि टाइम हमारे पास 2 सेकंड है तो वो हमारे पास स्केलर की एग्जांपल है, और अगर डायरेक्शन है तो ये वेलोसिटी विद डायरेक्शन है तो वो वेलोसिटी हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर हम विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वेक्टर है तो वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? अगर आप अपनी बुक देखें तो बुक के अंदर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, जहां जहां पे बोल्ड लेटर लिखा हुआ है, एक सिंपल लाइन है उसके अंदर एक बोल्ड लेटर लिखा हुआ है इस तरह, जितने भी बोल्ड लेटर्स हैं थोड़े बोल्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे पास वेक्टर्स। अब बोल्ड लेटर्स बुक पे तो बहुत टाइप करके लिखना बहुत आसान काम है, बुक वालों ने टाइप किया उसको बोल्ड करते हैं वो इजी हो गया। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं हैंड राइटिंग हैंड रिटन लिखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास उन लेटर्स को बोल्ड करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है चीजों को बोल्ड करने में, और टाइम ऑब्वियसली वेस्ट होता है, पेपर है तो पेपर में इतना टाइम तो होता नहीं।
फिर हम उसको किस तरह लिखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, किसी भी वेक्टर, किसी भी लेटर के ऊपर जिसको आपने वेक्टर शो करना है उसके ऊपर हम एक एरो हेड लगा देते हैं। ये एरो अब क्या बताता है, ये एरो बता रहा है कि कोई चीज है उसकी डायरेक्शन, अगर ए है, ए हैव सम डायरेक्शन, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या हो गया कि उसको उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए उस नंबर या उस लेटर के ऊपर हम एक एरो हेड लगा देते हैं। वो एरो हेड हम लोगों को ये एक्सप्लेन करता है कि इस चीज की जो भी हमने लेटर लिखा है ये वेक्टर को शो कर रहा है क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन है। अब सेकेंड रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंबॉलिक था तो नजर आ रहा था कि सिंबल है, सिंबल को किसी भी तरीके से हमने इंडिकेट करना है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब है हमने ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ किस तरह बनाना है, ऑब्वियसली जब हम ग्राफ बनाते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। अब हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैंने पीछे जो आपको टॉपिक करवाया उसके अंदर आपने देखा है कि एग्जांपल मैंने दी थी कि लेट्स सपोज अगर हमने नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना है तो हम कितनी वेलोसिटी के साथ नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। इसी तरह अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है तो मेरी बॉडी जो है वो कितनी एक्सेलरेट कर रही है, कोई भी जो बॉडी है। अब यहाँ पे हम लोग जब वेक्टर को शो करते हैं तो वेक्टर की दो चीजें, वेक्टर के अंदर दो चीजें थी, एक थी मैग्नीट्यूड, सेकेंड वन इज डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी। जब हम इस तरह एक स्केल बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसके अंदर हम स्केल सेलेक्ट करते हैं। मेरे पास जो रूलर है उसके ऊपर तो मीटर पर सेकंड की कोई लाइन नहीं है, उसके ऊपर या तो सेंटीमीटर है या इंचेस है, और हमें नोटबुक पे यूज करना सेंटीमीटर को बहुत ज्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, इस मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर्स में। 1 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और इस तरह 4 मीटर पर सेकंड इक्वल हो गया 4 सेंटीमीटर। अब मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगी और ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ओ। यहां से हमेशा हम अपना वेक्टर स्टार्ट करते हैं। अब वो किस डायरेक्शन में था, ये जो 4 लाइंस है ये इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था, मेरा वेलोसिटी जो थी वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में थी, तो हम उसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर की लाइन थी, ये लाइन जो है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, और ये जो एरो है ये बता रहा है कि ये किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये एरो डायरेक्शन, और लाइन कितनी है, लाइन की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को इंडिकेट करें। ठीक है, ये थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके साथ इसका एक एंगल भी होता है। एंगल कहां से स्टार्ट होता है, यहाँ एक्स एक्सिस से इसका एंगल बनना स्टार्ट होता है। विद दिस लाइन एक्स एक्सिस जितने भी एंगल से वो मूव कर रहा है वहां पे हम उसका एंगल शो कर देंगे कि कितने एंगल से हमारा जो वेक्टर है वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग ऑफ अ वेक्टर। अभी मैं रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर और एडिंग ऑफ अ वेक्टर, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनको ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपली 2+2 करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन होती है उनको ऐड नहीं किया जा सकता। इसके अंदर रिजल्ट, सबसे पहले रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। जब हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल वेक्टर आता है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी वेक्टर्स हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो एक सिंगल वेक्टर आता है। वो जो सिंगल वेक्टर आता है वो उन सारे के सारे वेक्टर्स का कंबाइंड सम बता रहा होता है। मतलब एक सिंगल वेक्टर उन सारों की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा होता है।
तो वो जो एक सिंगल वेक्टर आता है सबको ऐड करने से उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अ सिंगल वेक्टर obtained by adding two or more vectors। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, which shows the combined effect of all the vectors। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ऐड करने से आता है, जितने भी हमारे पास गिवन वेक्टर्स होते हैं कि इनको ऐड करें, लेकिन ये क्या चीज बता रहा होता है, ये कंबाइंड इफेक्ट होता है उन सब वेक्टर्स का। अब वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं, लेकिन पहले एक दफा आप दोबारा देख रहे हैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इस तरह बुक में लिखी होती है, और ये वो रिप्रेजेंटेशन है जो हम लिखते हैं। इसके अंदर जो एरो है वो डायरेक्शन को शो करता है। इसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम एक ओरिजिन बनाते हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जिसके अंदर एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक्स डैश एक्सिस होता है और वाई डैश एक्सिस होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती है। जो भी डायरेक्शन इंडिकेट हो रही होती है वहां पे हम उसका एंगल बना के उसको लिख देते हैं। पहले स्केल सिलेक्ट करते हैं, स्केल सिलेक्ट करके लाइन जो है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है और जो एरो है वो डायरेक्शन को शो करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिंग ऑफ वेक्टर्स। अब एडिंग ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स, मैं यहाँ पे सिस्टम बना लेती हूँ। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए जो कि है 3 सेंटीमीटर और इसने एंगल बनाया है 30 डिग्री। एक वेक्टर बी है जिसने एंगल बनाया है 60 डिग्री का और इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ये मेरे पास दो वेक्टर, इनकी मैग्नीट्यूड कितनी है, इनकी डायरेक्शन क्या है और इन्होंने क्या क्या एंगल बनाया। सबसे पहले एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, इनको ऐड करने का क्या तरीका होता है, इनको ऐड करने का ये तरीका होता है, एक मेथड का नाम है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल में क्या होता है, हेड टू टेल रूल में हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ये एक मेथड है जिसके अंदर वेक्टर एडिशन शो की जाती है। किस तरह ऐड करते हैं, वेक्टर ए को हम एज इट इज रहने देंगे, थर्टी डिग्री इसने एंगल बनाया था और इसकी लेंथ थी 3 सेंटीमीटर जो मैं इंडिकेट नहीं करी। हम वेक्टर बी को रीडायरेक्ट कर लेंगे, मतलब उसको दोबारा लिख लेंगे। यहाँ पे एक स्केल बना लेंगे हम और उसने कितना एंगल बनाया था 60 डिग्री का। वेक्टर बी को हम यहाँ से जहां से ए का हेड खत्म हो रहा है बी की टेल को एग्जैक्ट वहां से स्टार्ट करेंगे और उसी तरह उसका 60 एंगल बना के उसको बना देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, आई जस्ट जॉइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, सिर्फ मैंने इतना किया। मैंने उसके एंगल को नहीं छेड़ा और मैंने उसकी डायरेक्शन को नहीं चेंज किया, बस उसको उठा के, वो बिल्कुल यहाँ पे था, मैंने उसको उठा के सिर्फ उसके ए वाले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, इसको मैं इसके हेड के साथ ज्वाइन कर दूं। अब ये जो एंगल बना यहाँ, सॉरी वेक्टर बना, ये इसका कुछ एंगल होगा और ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो कंबाइंड इफेक्ट बता रहा होगा ए प्लस बी। ठीक है, इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं वो ये है, इफ वी ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड सो ऑन, मतलब दो से ज्यादा वेक्टर्स है हमारे पास, तो हम कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे जितने हमारे पास वेक्टर्स होंगे। और जब सारे वेक्टर्स ज्वाइन हो जाएंगे हम लास्ट पे क्या करेंगे, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, हम ज्वाइन कर देंगे टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब यहाँ पे मैं हेड टू टेल रूल की एक डेफिनेशन लिख देती हूँ। फर्स्ट join the head of first vector
with the tail of second and so on, and then join the tail of the first vector to the head of last, and we get a resultant vector. क्या किया मैंने, फर्स्ट के हेड को सेकंड की टेल के साथ ज्वाइन किया, और अगर मेरे पास बहुत ज्यादा वेक्टर्स हो तो मैं ये प्रोसेस रिपीट करती जाऊंगी, और लास्ट पे फर्स्ट वाला जो है उसकी टेल को लास्ट वाले के हेड के साथ मिला दूंगी, और जो भी मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कंबाइन a प्लस बी की दोनों वेक्टर्स के सम को एक्सप्लेन करेगा। अब इसके अंदर जितने भी आज हमने टॉपिक पढ़े हैं वो तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने पढ़ा स्केलर्स और वेक्टर्स, स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर, शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है व्हाट इज हेड टू टेल रूल। ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, और ये सबके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि यहाँ पे एक फिजिक्स का एक पेज है, एक चैनल है फिजिक्स का जो फिजिक्स को डिटेल से करवा रहा है। 9th क्लास की फिजिक्स हमने शुरू की है, इंशाल्लाह हम आगे 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फिजिक्स को भी कंटिन्यू करेंगे।